स्कूल के सामने जैसे ही गाड़ी मेरी मुड़ी, सबसे आगे नहीं था, सिविलियन व्हीकल लेके चल रहे थे, और हमें यह अनुमान नहीं था कि नक्सल हो सकते हैं, बट जैसे ही पहुंचा, एक संतरी गेट पे खड़ा था, राइफल वॉज पॉइंटेड, और जितनी दूरी मेरी आपकी है उससे लगभग उतनी दूरी नहीं होगी। अगर गोली चली होती तो आज पॉडकास्ट का रात में जाना था। मुझे याद है, आज डेट भी याद है, 1 दिसंबर की इवनिंग को पता चला, सेकंड की नाइट को मुझे रिपोर्ट करना था। पहुंचे थे तो वहां पर 4 किसानों की हत्या हो गई थी। पीपल हैड गॉन एन आउटरेज अगेंस्ट पुलिस। 9th पे थे, बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। उसका 10th में आया दिल्ली, तो 10th में एक साल मुझे ऐसा स्टिग्मा था कि मैंने एक साल किसी को बताया नहीं कि बिहार से, मैंने कहा भोपाल से। और अचानक पे किडनैपिंग हुई बगहा में 2 लोगों की, और 2 लोगों की किडनैपिंग खबर मिली तो आई वाज अगेन टेकन अबैक कि जैसा पटना में होता था नींद गायब, तो यहाँ भी गायब, मतलब वैसा ही होगा। लेकिन जब मैंने फोन किया पुलिस हेडक्वार्टर्स तो पता चला कि वहां लोगों ने बड़ा कैजुअली लिया और कहा कि विकास अब तुम बगहा में हो, पटना छोड़ चुके हो, आराम से रहो, यहाँ किडनैपिंग सारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। IIT का एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन तब पेपर लीक हो गए, और पेपर लीक हुए IIT के इतिहास में आखिरी बार 1997 इट हैपेंड विद मी। जो हम लोगों ने चिन्हित किया तो 320 एकर्स लगभग उसमें शुगर केन लगता था, जो डकैत लगाते थे। उसको हम लोगों ने सीज किया, वहां पुलिस के कैंप्स लगे, मजदूरों को बाहर से लाया, कटवाया। नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली, आई एम नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू बिजनेस फैमिली जिसमें बहुत रिसोर्सेज हो, तो अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो सिविल सर्विसेज कर सकता हूँ। Why becoming a part of the system? I try to make changes in the system and try to make change in Bihar. अगर डर बैठा दें कि तुम्हारे क्षेत्र में जब इच्छा हो आएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं खाएंगे, पकाएंगे, वहीं रहेंगे। पहली बार लोगों के सहयोग से 2009 26 जनवरी तिरंगा शान से लहराया। उससे पहले तो काले झंडे लहराते शुरू की, तो पहले नक्सल्स का सरेंडर हुआ इन लार्ज नंबर्स, about 8 of them surrendered। और उसके तुरंत बाद एक अवधेश यादव नाम के डकैत थे जिन्होंने सरेंडर किया, एंड देन द होल सीरीज स्टार्टेड। मेरे बगल से करीब 100 गोलियां तो ऐसे निकली होंगी जो ऑलमोस्ट 6 इंचेस की आवाज आ रही थी। माय गॉडनेस, लुकिंग एट कि अभी तक एवरीथिंग इज इंटैक्ट। अप्रैल में जो 2009 में होना था इलेक्शन, उसमें एक लैंडमाइन इन लोगों ने बचा के रखा था, सारे लैंडमाइन मिल गए थे, एक रखा हुआ था ऐसी जगह पर जो जब भी चाहते लोग यूज कर सकते थे, बट वो इसलिए रखा था कि SP साहब आएंगे इलेक्शन वाले दिन, उसी दिन हम उड़ाएंगे उनको। हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय थर्ड पॉडकास्ट। और हम GTRI टॉक शो में आप सबका फिर एक बार स्वागत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा एडवेंचरस लेकर के आई हूँ, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक ऐसे व्यक्ति हैं मेरे साथ जिनकी कहानियों को आप सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। तो मेरे साथ है आज की तारीख में मेरे साथ बैठे हुए एक जांबाज IPS ऑफिसर, जिनको क्राइम ख़त्म करना है, क्रिमिनल्स को नहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के दिल में बसते हैं। ये एक युवा आइकॉन है। 2003 बैच के एक IPS ऑफिसर को मैं आपके सामने पेश करती हूँ, विकास वैभव जी, जो कि IIT कानपुर से उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन लिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वेलकम मिस्टर विकास वैभव, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ऑन आवर पॉडकास्ट शो। Thank you so much for inviting. Yeah, it is our pleasure and मैं आपको बस ये कह सकती हूँ कि आज मेरे पॉडकास्ट की शान एडवेंचरस रूप में हो गई है, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे दर्शक आज आपसे इंस्पायर होंगे। आज हम विकास वैभव जी के साथ हैं, उनकी स्टोरी सुनेंगे। तो विकास वैभव जी, आपको माना जाता है एक युवा आइकॉन, और आप एक मुहिम भी चला रहे हैं फिलहाल, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगी। लेकिन आप क्राइम ख़त्म करते हैं, क्रिमिनल्स नहीं। ये जो टॉपिक है उसमें मुझे ये बताइए कि ये कैसे पॉसिबल होता है कि आप लोगों को जो है सरेंडर करने पे मजबूर करते हैं, और आप में ऐसा क्या राज और ख़ास बात है कि क्रिमिनल्स आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं? देखिए, मैं बड़ा फिलोसॉफिकल भी हूँ, स्पिरिचुअल भी हूँ, और बड़ा पॉजिटिव हूँ। तो जब भी कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आती है तो आई ट्राई टू लुक एट वेज एंड मीन्स एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो जो क्रिमिनल्स की बात आप कर रहे हैं या नक्सल्स की बात कर रही हैं, तो ये एक कहानी है बगहा की और रोहतास की। उस टाइम बगहा जब मेरी पोस्टिंग हुई थी 2006 में, काफ़ी क्राइम से अफेक्टेड था। मीडिया में मिनी चंबल कहते थे, और डकैत बहुत समय से थे, किडनैपिंग्स चलती थी। मैं जब भी चीज़ों को देखता हूँ मुझे लगता है कि चीज़ें संभव हैं, और मैं स्वयं को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं एक निमित्त हूँ, अ पर्सन हु इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस हु हैज़ कम हियर टू मेक चेंज। तो बगहा जब गया था उस समय जब पोस्टिंग हुई थी, पटना में ही थे, पटना सिटी SP थे करीब 1 साल तक, और किडनैपिंग्स होती थी पटना में, तो पूरा शहर हिल जाया करता था, सरकारें हिल जाती थी, और लगता था कि क्या हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड टू कंट्रोल किडनैपिंग्स।
और एज अ पुलिस ऑफिसर सिटी एसपी पटना की नींदें गायब हो जाती थी, मतलब एक हफ्ते तक आप सो नहीं पा रहे हो जब तक आदमी मिला नहीं। लेकिन उसके बाद उस प्रोसेस में कैसे दिन बीतता था, कैसे रात बीतती थी, पता नहीं चलता था। और एक किडनैपिंग होना मतलब 7 दिन की नींद गई। तो वैसे बिजी सिटी एसपी की अचानक पोस्टिंग हो गई बगहा, और रात में जाना था। मुझे याद है, आज भी डेट भी याद है, 1 दिसंबर की इवनिंग को पता चला, और 2 की नाइट को मुझे रिपोर्ट करना था। पहुंचे थे तो वहाँ पर 4 किसानों की हत्या हो गई थी, एंड पीपल हैड गॉन एन आउटरेज अगेंस्ट द पुलिस। और उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस फायरिंग करनी पड़ी थी, और उसमें 2 लोग मारे भी गए। और बड़ा वैसा माहौल था जिसमें अशांति थी, और लोग बड़े असंतुष्ट थे। बहुत समय से क्राइम चल रहा था, अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। अब उसमें चेंज कैसे आए? तो मैं भी जब गया था तो इनिशियली बड़ा लगा कि क्या कर सकता हूँ, कैसे देख सकता हूँ। जंगल के बीच में था, दियारे के बीच में था, जिम कॉर्बेट भी याद आते थे, बहुत चीज़ें लगता था कि एक लाइफ का एडवेंचर ये पार्ट है। माई एज वाज हार्डली अबाउट 26-27 मेरी एज थी। और जब पहुँचे थे तो लेकिन मन में था करना है। तो करीब 1 हफ्ता बीता, शांति आई, और अचानक फिर किडनैपिंग हुई बगहा में 2 लोगों की। और जब 2 लोगों की किडनैपिंग खबर मिली तो आई वाज अगेन टेकन अबैक कि जैसा पटना में होता था नींद गायब, तो यहाँ भी गायब, मतलब वैसा ही होगा। लेकिन जब मैंने फ़ोन किया पुलिस हेडक्वार्टर्स तो पता चला कि वहाँ लोगों ने बड़ा कैजुअली लिया और कहा कि विकास अब तुम बगहा में हो, पटना छोड़ चुके हो, आराम से रहो, यहाँ किडनैपिंग सारा नॉर्मल प्रोसेस होते रहते हैं, बहुत समय से होते हैं, तुम भी एडजस्ट कर जाओगे, कुछ समय अच्छे से रहो, एन्जॉय द प्लेस एंड देन विल पोस्ट यू टू सम बेटर प्लेस। बट मन पहले से ही, बचपन से ही एक फीलिंग थी कि बिहार के लिए कुछ करना है, जिसकी हिस्ट्री बड़ी लंबी है। 9th में थे, बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोलकर चिढ़ाया। तो 10th में आई दिल्ली, तो 10th में लगभग 1 साल मुझे ऐसा स्टिग्मा था कि मैंने 1 साल किसी को बताया नहीं कि मैं बिहार से हूँ, मैंने कहा भोपाल से हूँ। लेकिन 11th में जब आया तो देन आई रीअसर्टेड माई आइडेंटिटी, नहीं बिहार से ही हूँ और यही बोलूँगा बिहार का हूँ, और आई विल मेक सम एफर्ट कि बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने, ताकि ऐसी भावना किसी के मन में ना आए। और देन आई स्टार्टेड स्टडिंग IIT की तैयारी। उससे पर 9th में जब था तो टॉपर बनने की तैयारी। IIT का एग्ज़ाम बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन तब पेपर लीक हो गए। और पेपर लीक हुए IIT के इतिहास में पहली बार, आखिरी बार 1997 इट हैपेंड विद मी एंड आई हैव फेस्ड दैट पेन व्हिच पेपर लीक के बाद होता है। बड़ा मन पीड़ित था कि बिहार को क्या हो गया। केंद्र बिहार था, जिस व्यक्ति ने लीक कराया उनसे भेंट बाद में ब्यूर जेल में हुई जब पटना का सिटी एसपी था। तब लग के देखता था कि भाई यही आदमी है जिसकी वजह से उस समय इतना परेशान में रहा। खैर एनीवे आई रीच्ड IIT 1997, IIT कानपुर। 98 में पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली से फिर हो गई बरौनी, जहाँ पहले थे। और बरौनी जब हुई तो गर्मी की छुट्टियों में घर जाना था, घर जाने से मना हुआ कि लगन का समय चल रहा है, पकड़ के शादी होती है। उस सिचुएशन में हम लोगों के अंदर आज भी वो बिहार को लेकर दहशत है भाई। सिटिंग इन IIT आई वाज टेकिंग दैट प्लेज कि कुछ करना है, कुछ करना है। और उस प्लेज के साथ जब मैंने सोचा क्या कर सकते हैं, तो मैंने फेल्ट कि आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल फैमिली, आई एम नॉट फ्रॉम वेरी वेल टू डू बिजनेस फैमिली जिसमें बहुत रिसोर्सेज हों। तो अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो सिविल सर्विसेज कर सकता हूँ। बाई बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम आई ट्राई टू मेक चेंजेस इन द सिस्टम एंड ट्राई टू मेक चेंज इन बिहार। ऐसा सोच के जब आया था तो पहली बार तो पटना सिटी एसपी था, क्राइम पे काम कर रहा था। अब आई वॉज इन बगहा, और बगहा जब पहुंचा और मैं चाहता हूँ चेंज करना, तो ऊपर से लोग कह रहे हैं कि यार चलने दो, ऐसा ही चलता है, बट आई कुड नॉट टेक इट। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। देन हाउ टू डू, व्हाट टू डू, इसमें दिन भर सोचता था। सारे पुलिस ऑफिसर्स को मैंने बुलाया, क्या कर सकते हैं। और तब उन लोगों ने बताया कि इनकी इकोनॉमिक बैकबोन को हम लोग तोड़ते हैं, इसको किया जा सकता है यदि हम लोग गन्ने की खेती है इसको चिन्हित करें जहाँ भी लोग लगाते हैं, क्योंकि इनका अपना खेत नहीं है, उससे इनकी काफ़ी अर्निंग होती है। तो जो हम लोगों ने चिन्हित किया तो 320 एकर्स लगभग उसमें शुगर केन लगता था जो डकैत लगाते थे। उसको हम लोगों ने सीज किया, वहाँ पर पुलिस के कैंप्स लगे, मजदूरों को बाहर से लाया, कटवाया। और ईयर 2006-07 में अबाउट 25 लाख प्लस रुपीज़ वॉज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, जो नॉर्मली इनके पास जाती। और भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिस पर हम लोगों ने लगाम लगाई। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि दे कुड फीलिंग द प्रेशर, बट दिस वॉज नॉट इनफ। कुछ एनकाउंटर्स भी हुए, कुछ मारे भी गए, बट जो लंबे समय से चल रहा था, अंग्रेजों ने लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, मिनी चंबल, और लोग उनसे जब बात होती तो लोगों ने उसको ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। आप याद कीजिए वाल्मीकि क्या थे। एंड देन दे यूज्ड टू से ऑफ अ लेजेंड कि कभी रत्नाकर वाल्मीकि बने। तो इस फीलिंग को मैंने जब कैप्चर किया तो उसमें मुझे मेरा ये मानना है कि जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो बहुत चीज़ें आपको लगता है कि विकास क्या है, कैसे, यू हैव एन इमेज इन योर माइंड, बट आई हैव अ फीलिंग दैट आई एम, इफ़ यू हैव अ प्योर इमेज जिसमें आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई छल नहीं हो, ईमानदारी के साथ आप कुछ करना चाहते हो, अदर पर्सन हाउस एवर ही मे बी हैव अ फीलिंग अबाउट यू, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात समझेंगे। विद दैट प्योर इंटेंट ऑफ माइंड इफ यू अप्रोच अ प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और वही बगहा में हुआ। जब डकैतों को हम लोग देखते थे तो डकैत तो बड़े समय से थे, खेती करते थे, बच्चों की शादी करते थे, चुनाव भी लड़ते थे उनके बच्चे। लेकिन उसमें जब उनके परिवारों से मिलने गए और सोच को हमने बदलने का काम किया कि कैसे तुम कहते हो कि कभी महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो क्या विश्व किसी वाल्मीकि को जानता?
तो इस बात को हम लोगों ने बराबर कहना शुरू किया कि एक सकारात्मक परिवर्तन, देखो कैसे वाल्मीकि पूज्य बन गए। और इफ़ यू थिंक आज जो तुम्हारी परिवार की दुर्दशा है, जैसे भी हो, लेकिन जो भी नाम लेता हो तुम्हें शर्म आती होगी ना, क्यों नाम लेते हैं इस तरह से। लेकिन अगर सोचो उसमें अगर परिवर्तन आ जाए तो कैसे लोग नाम लेंगे। जैसे वाल्मीकि पूज्य हो, क्या तुम्हारे भी घर में पूज्य नहीं हो सकते। इस प्रकार की फीलिंग धीरे धीरे करके जब फैमिली से हम लोगों ने बात करनी शुरू की तो दिस हैड एन इम्पैक्ट। एक ईमानदार एसपी, यंग एसपी आके समझा रहा है और कह रहा है कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं चाहता हूँ क्षेत्र बदले। बिकॉज आई वाज हैविंग नो स्टेक्स, मेरा क्या बगहा में कोई न मैं वहाँ का था, लेकिन समस्या थी बिहार की थी, मैं बिहार बदलने आया था। और तब बगहा में जब इस प्रकार की बातें हम लोगों ने करनी शुरू की तो पहले नक्सल्स का सरेंडर हुआ इन लार्ज नंबर्स, अबाउट 8 of them surrendered। और उसके तुरंत बाद एक अवधेश यादव नाम के डकैत थे जिन्होंने सरेंडर किया, एंड देन द होल सीरीज स्टार्टेड। 26 सरेंडर्ड इन अ स्पैन ऑफ about 1.5 years। और किडनैपिंग्स about 150, 130, 70, 80 हर साल होती थी। दैट केम डाउन टू 0 in 2008। उसके बाद से 0 ही रही है, बिकॉज प्रोसेस जो चल रही थी उसको हम लोगों ने एक इमोशनल एंगल से लोगों के साथ कनेक्ट होकर उसको सॉल्व कर दिया। उस टाइम मुझे याद है जब बगहा में पोस्टिंग हुई थी 2006-07 में, आई वॉज वेरी यंग और जंगल घूमने में मज़ा आता था। तो बहुत सारी जो हम लोग काम करते थे, रात भर जाकर दियारे में सो जाते, जंगल में किसी मजान पर सो जाते। दिस वाज क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड्स कि देखो एसपी कुछ करने आया है, ये घर में रहने वाला नहीं है, तो जंगल में घूमता है, दियारे में घूमता है, एंड इज ऑन बिजनेस। और जब बात कर रहा है केवल यही नहीं कर रहा, इज नॉट ओनली इन टू एनकाउंटर्स बट इज ऑल्सो कनेक्टिंग विद फैमिलीज। और मन से बात कह रहा है कि हमें बदलाव देखना चाहता हूँ। और धीरे धीरे करके हमने यही कहा, पुलिस तो एक निमित्त बन रही है, परिवर्तन होगा तो पूरे क्षेत्र का होगा, और क्षेत्र बदलेगा तो बिहार का भविष्य बदलेगा। इसी फीलिंग के साथ बाद में रोहतास भी पहुंचे। वहां भी लगभग एक चेंज को मैंने अपने सामने होते देखा था जिसको लोग असंभव मानते थे। ओके, यही एडवेंचर की आपकी स्टोरीज में बहुत सारी वैसे तो स्टोरीज हैं, और आपने कहा ईमानदार जब एक व्यक्ति होता है, वो जब ईमानदारी से कोई चीज रखता है तो लोग विश्वास भी करते हैं। और मैंने इसका जीता जागता एग्जाम्पल जरूर देखा है जब मैंने कैमूर रोहतास में आपकी हेल्प से ही मैंने कुछ डिस्कवरीज की थी और वहां पे मैंने रिसर्च किया था। तो उसी दौरान आपने जिन व्यक्तियों के नाम लिए थे, वो लोगों से मैं जब मिली तो मुझे ये पता चला कि वो भी कभी नक्सली रहा करते थे। तब उनकी लाइफ आपने कैसे चेंज की और आज आप एक देवता स्वरूप है उनकी नजरों में। तो ये जो विध्वंस ऑपरेशन था, ये शायद उसी से कनेक्टेड था। जी, इनफैक्ट बगहा के बाद मेरी पोस्टिंग रोहतास हुई थी। आई रिमेंबर द डेट, 4th of August 2008 मैंने ज्वाइन किया था, और 7th of August 2008 आई वाज ऑन टॉप ऑफ द रोहतास फोर्ट। मन में एक प्रेरणा थी कहीं ना कहीं, जब औरंगाबाद में एएसपी था, उस किले को मैं दूर से देखता था और लगता था कि बिल्कुल ऐसा जो कभी एक गौरव का स्थल था आज उपेक्षित है, कोई ना देखने वाला है ना सुध लेने वाला है। और उस क्षेत्र को देख के लोग डरते थे। जंगल के बीच में पहाड़ के ऊपर एक किला जिसमें नक्सल रहते थे, 15 अगस्त 26 जनवरी काले झंडे लहराते थे। उस किले का इतिहास बड़ा प्राचीन था, जिसमें लोग कहते थे कि दुर्ग अभेद्य है। मुगल लेखक फरिश्ता ने अपने टाइम में लिखा कि द फोर्ट इज इनविंसिबल, इसको केवल बल से ही नहीं छल से ही जीत सकते हैं। हिस्ट्री प्रूव्ड इट। जब भी चाहे अफगान शासक सम्राट शेरशाह सूरी रहे हों, बाद में ही वेंट ऑन टू बिकम द एम्परर ऑफ इंडिया, बट द वेरी फर्स्ट फोर्ट ही वन वाज रोहतास। और रोहतास में उस समय छल से ही जीतना पड़ा था। जैसा समय की स्टोरीज लोग जानते हैं, अफगान सैनिक आए थे, पालकियों में बैठ के आए थे, और आम लोगों के ऊपर जब खरवार भी विजयी हुए, उनके द्वारा भी छल का ही उपयोग किया गया, जिसने भी उस फोर्ट को जीता। तो उस फोर्ट की एक अलग हिस्ट्री है, लेगेसी है उसको। लेकिन जब देखता था बड़ा दुख होता था। तो जब मैं गया उस समय तो रोहतास में आई वांटेड टू मेक सम चेंज, बट रोहतास वाज डिफरेंट फ्रॉम बगहा। टेरेन भी अलग था, बगहा में पहाड़ी भी था, प्लेन्स भी था, बट वैसे लैंडमाइंस लगे नहीं रहते थे। और यहाँ पे प्लेटो के ऊपर जाने में, जैसे आप रोहतास अगर जाएंगे तो रोहतास पुलिस स्टेशन से पहाड़ के ऊपर चढ़ने में 22 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जिसमें लैंडमाइंस लगी रहती थी। हर साल उसमें एक्सप्लोजन्स भी होते थे, लोग मरते भी थे। पूरे रास्ते में और भी अलग अलग जगह हैं जहाँ पे काफ़ी कैजुअलिटीज़ पुलिस की हुई थी। पहाड़ के ऊपर भी जब भी पुलिस जाने की कोशिश की तो मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस फेल्ड। इलेक्शंस नहीं हुए थे बहुत लंबे समय से, और उनके बूथ्स जब शिफ्ट होते थे वहाँ कोई वोट डालने नहीं आता था। लोग कहते थे कि नक्सलियों ने बहिष्कार का कॉल किया, पीपल हैव बॉयकॉटेड द इलेक्शंस। उस परिस्थिति में जब गया था, 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे रेहल ऊपर पहाड़ के ऊपर, और 2006 में प्लेन्स में डीएसपी तक शहीद हो चुके थे। और जब मैं पहुंचा तो मुझे इनिशियली बगहा का कॉन्फिडेंस था कि चीज़ों को मैंने बदलते देखा है, बट रोहतास में कैसे करूँ जब टेरेन इतना टफ है, अब जाएंगे कैसे। तो पहले उसको समझने के लिए जाना तो ज़रूरी होगा ही। तो आई टुक अ रिस्क। उस समय रात में रोड्स बड़े ख़राब थे। डेहरी से रोहतास 40 किलोमीटर, बट जाने में 4 घंटे लगते थे। बट 4 घंटे रात में अगर 12 बजे चलते रोहतास पहुँचते थे, वहाँ से 1 घंटे में पहाड़ के ऊपर पहुँचते थे। तो अराउंड 5 o'clock आई यूज्ड टू रीच बाय फर्स्ट फ्लाइट टॉप ऑफ द हिल बाय रोड। तो ऐसे मैंने 3 बार प्रयास किया, और 3 बार सक्सेसफुली जिस रास्ते से गए उससे नहीं जाके किसी और रास्ते से
लौटते थे तो बाय द टाइम नक्सल्स कुड फील कि कोई आया है, पुलिस आई है, तब तक तो हम घूम चुके होते थे। तो इस प्रकार से पूरे पहाड़ पे लगभग 3 राउंड हमने लगाए और जाते थे और अचानक 1 घंटे में फिर निकल के देखते हुए आ जाते थे। वी यूज्ड टू टेक फोटोग्राफ्स, वी यूज्ड टू टेक मेक डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ताकि पता चले, बाद में समझा सकें फोर्सेस को कि यहाँ जाना है, यहाँ पे पहाड़ी मिलेगी, यहाँ पे नाला मिलेगा, यहाँ पे लोग होंगे, आबादी होगी, वैसे करके। उसी प्रोसेस में 3 सितंबर 2008 अचानक जिस दिन पहुंचे थे सोली गांव, 5 बज रहे थे और गांव में सुबह सुबह जैसा होता है लोग भी थे, एक स्कूल बचा हुआ था। उस बिल्डिंग को मैं देखना चाहता था, बिल्डिंग में क्या है, कितने फोर्सेज वहाँ रुक सकते हैं अगर ऑपरेशन करना हो। और जब स्कूल पहुंचे तो ऐसा ही नॉर्मल, गांव में कुछ लोग खेत में थे, कुछ घरों में थे। स्कूल के सामने जैसे ही गाड़ी मेरी मुड़ी, सबसे आगे मैं ही था, एक सिविलियन व्हीकल लेके चल रहे थे और हमें ये अनुमान नहीं था कि नक्सल हो सकते हैं। बट जैसे ही पहुंचा, एक संतरी गेट पे खड़ा था, राइफल वॉज पॉइंटेड और जितनी दूरी मेरी आपकी है उससे लगभग उतनी दूरी रही होगी। और अगर गोली चली होती तो आज पॉडकास्ट कहाँ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बात मैंने कही ना, निमित्त होता है। जब पहुंचे तो उसको भी लगा अचानक कौन आ गया सुबह, और वो भी जब उसको समझ में आया कि पुलिस आई है, वो भी अंदर भागा, हम लोग भी गाड़ियों से कूदे और फॉर 10 मिनट्स वाज टोटल कंफ्यूजन, क्योस। गोलियां हर जगह से चलने लगी। स्कूल के अंदर करीब 200 बच्चे थे जो अंदर थे, उनको हम लोग बीच में सबको आवाज़ दी कि आप लोग बीच में एक जगह बैठ जाओ, इधर उधर भागो मत। और गोलियां चल रही थी, लोग घरों से चल रही थी, नक्सल्स घर में भी थे, छत से चलने लगी। मेरे बगल से करीब 100 गोलियां तो ऐसे निकली होंगी जो ऑलमोस्ट 6 इंचेस पे आवाज़ आ रही थी, कुछ चल रहा है। एंड आई वाज लुकिंग एट कि अभी तक एवरीथिंग इज इंटैक्ट। करीब 10 मिनट के कन्फ्यूजन के बाद जो पीछे एक एंटी रेनमेंट व्हीकल थी वो सामने आई, बाकी ड्राइवर तो कूद गए थे। और जब सामने आया तो ऊपर जो वो संतरी था उसने भी देखा कि अब देयर इज नो पॉइंट रिमेनिंग हियर, वो भी पीछे जंप किया और इस तरह से सब लोग जंगल की तरफ नक्सल्स भागे। हम लोगों ने स्कूल को टेक ओवर किया, करीब 3 पुलिस राइफल्स, बहुत सारी गोलियां, बहुत सारे नक्सल लिटरेचर। और 1 महीने से लगभग वहाँ पर नक्सल्स ने मेडिकल कैंप लगा रखा। अलग अलग गांव से लोग आते थे, इलाज कराते थे, डॉक्टर्स कहीं से लेकर आए। वहाँ तो कुछ गवर्नमेंट थी नहीं, सिस्टम वैसा चल रहा था। बट ये पहला मौका था जब पुलिस वहाँ गई थी और नक्सल्स के मेन गढ़ में जाकर उन्होंने पुलिस राइफल्स जीत करके वहाँ से निकल गई थी। और उसके माता मुंडेश्वरी के मंदिर गए, थैंक माता की भाई इतने खतरनाक ऑपरेशन में सब कुछ, किसी का कुछ हुआ नहीं और हम लोग बाहर आ गए उस पूरे क्षेत्र से सक्सेसफुली। बट इस बार के बाद जो अगला ऑपरेशन हुआ, दैट वाज 24 सितंबर 2008, उसमें भी नुकसान हो गया। स्ट्रेटजी वही थी, इस बार रोहतास से चढ़े थे, इस बार कैमूर से पूरी पुलिस की पलटन चढ़ी और करीब इस बार भी 150 की संख्या थी जो हमारी संख्या थी। बट ऊपर जब गए तो एक गाड़ी की स्प्रिंग टूट गई जो जिप्सी बुलेट प्रूफ थी। ऊपर केवल सैटेलाइट फोन काम करता था, ना तो कोई फोन काम करता था, ना कोई वायरलेस सेट काम करता था। देयर वाज नो वे यू कुड कम्युनिकेट और सैटेलाइट फोन हमारे पास उस समय नहीं था। तो ऊपर जब टुकड़ी पहुंची तो उसने प्रयास किया बताने का अधौरा स्टेशन को कि हमारा ऐसे ऐसे हो गया है और मैकेनिक उस एरिया में तो कोई मिलेगा नहीं। तो डेहरी ऑन सोन से करीब 100 किलोमीटर दूर से हम लोग मैकेनिक भेजने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच ऊपर के टुकड़ी ने डिसीजन लिया कि हम लोग आधे लोग चले जाओ आगे, आधे लोग हम लोग इसको रिपेयर करके लौट जाएंगे, विच वॉज क्वाइट अ टैक्टफुल डिसीजन कि जो सरप्राइज ब्रेक हो चुका है तो आगे आधे लोग जिस रोड से आपको लौटना था लौट जाए और बाकी लोग वापस चले जाएंगे। बट ऊपर जब आधे लोग चले गए तो कम्युनिकेशन तो कुछ था नहीं, मुझे भी पता था कि टीम लौटने वाली है। लेकिन अचानक क्या हुआ, जो लौटने वाली टीम थी उसके कमांडर को लगा कि आगे जो टीम गई है उसका क्या होगा, कहीं उनको अटैक तो नहीं किसी ने किया। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम आगे चलते हैं और उनके साथ एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल भी थी। तो दे वर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। बट वो जब आगे चले तो एक लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ उसी गांव सोली में जहां मेरे साथ इनकाउंटर हुआ था। इस बार लोग तैयारी में थे, पहली एक टुकड़ी गुजर चुकी थी, दे वर लुकिंग एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। गोलियां चली, एक जवान इंजर्ड हुए वहीं पर, 2 जवान आगे जाके इंजर्ड हुए और उसमें वन ऑफ देम डाइड, शहीद हुए। और दैट वाज द पॉइंट जहाँ पर जब डेड बॉडी आई पुलिस लाइन तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेशंस विल टेक चांसेस, कभी सक्सेसफुल हुए कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। वी विल हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तभी होगा जब हम पहाड़ पर रुकेंगे, पहाड़ पर खुद कैंप करेंगे और एक दिन नहीं करेंगे। आप गाड़ियों से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। इफ़ यू वॉक 10 किलोमीटर्स अ डे एंड द डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर तो 4 दिन जाएंगे। एक दिन 10 किलोमीटर चलेंगे, कैंप करेंगे, फिर 10 किलोमीटर चलेंगे, वैसे करके। एंड दैट वाज कॉल्ड ऑपरेशन विध्वंस। की जो नक्सल्स हैं उनके मन में इस प्रकार का डर बैठा दें कि तुम्हारे क्षेत्र में जब इच्छा हो आएंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं खाएंगे, पकाएंगे, वहीं रहेंगे। तो जंगल इज आवर्स, इट्स नॉट योर्स। तो इसमें दैट वाज द बिगेस्ट ऑपरेशन ऑफ बिहार। उसमें करीब 1000 की संख्या में फोर्सेज लगी थी, रोहतास साइड से, कैमूर साइड से, अलग अलग जगहों पे पहाड़ी के साइड में। और इट वाज अ 4 नाइट ऑपरेशन जो पहली बार हुआ। तो करीब 40 किलोमीटर की जो दूरी थी, उसके अलावा कुछ किलोमीटर जो थे, लगभग 100 किलोमीटर की जो एरिया थी उसमें हम लोग गए। अलग अलग जगह जाते, नए गांव में रुकते, अगर बिल्डिंग रही तो बिल्डिंग में रुके, बिल्डिंग नहीं रही तो टेंट्स लगाए, उसके नीचे रहे, लोग गाड़ियों में सोए और रात में वैसे ही खाना बनता था, लंगर लगता था सबका और सब लोग वैसे खाते थे। इट वॉज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस इन दोज एरियाज कि पुलिस आके रात में रुक भी सकती है। दिन में जहाँ पुलिस नहीं जाती वहाँ के रात में रुकती हो। और तब इनिशियली जब हम लोग गए तो लोग भाग जाया करते थे।
नक्सल ने बताया था पुलिस इतनी दुष्ट है, ऐसी है, बच्चे रह जाते थे उनके, तो बच्चों को बुला के हम लोग बात करने लगते थे क्या है, और बच्चों फिर धीरे धीरे बच्चों के थ्रू उनके पेरेंट्स को बुलाने लगे, और तब बात जब करने लगे तो हर नक्सल गांव में आदिवासी थे, और आदिवासियों के मन में एक बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हमारे पूर्वज बड़े यशस्वी थे, ये क्षेत्र बड़ा गौरवशाली रहा है प्राचीन काल में। वो कहते थे हम तो राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के वंशज हैं, हमारे पुरखों ने ही किला बनाया, रोहतास का किला, जिसने भी जीतने का प्रयास किया जीत नहीं पाया, छल से ही उसने जीता है, और वी वर सच अ ग्रेट पीपल, सच अ ग्रेट रेस। तो हम लोगों ने यही कहा अगर ऐसा है, आप इतना कुछ कर सकते थे, पूरे इतिहास को बताते हैं कि कभी मुगल भी यहीं से ईस्टर्न इंडिया पर राज किया करते थे, राजा मान सिंह की राजधानी थी। हम लोगों ने कहा जब आपके पूर्वज ऐसा कर सकते थे तो आप में क्या कमी है। आज की स्थिति ऐसी हो गई कि पर्यटक तो छोड़ दीजिए, जिले के लोग भी आने में डरते हैं। आपकी कहानी सबको जाननी चाहिए, लोगों को सुन के गर्व होगा, और धीरे धीरे हर गांव से हम लोग कनेक्ट होने लगे, और तब हम लोगों ने टारगेट सेट किया कि रोहतास किले को, गौरव को पुनः स्थापित करेंगे। विद एवरीवन हैड अ फीलिंग ऑफ अटैचमेंट विद दैट फोर्ट। तो हम लोगों ने कहा इसको फिर से वैसे ही गौरवशाली बनाएंगे, मुख्य धारा से जोड़ेंगे, और वी सेट आउट अ होल महोत्सव, कम्युनिटी पुलिसिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम, जिसमें उसका नाम हम लोगों ने रखा सोन महोत्सव। पूरा सोन घाटी थी, और जिले के जितने अच्छे लोग थे सबको हमने कहा कि भाई आपके नहीं जुड़ने से समस्या सॉल्व नहीं होगी, आप भी जुड़िए, थोड़ा सा योगदान कीजिए। अगर आप कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ मेडिकल कैंप्स लगा सकते हैं, आप कुछ कंबल ही बांट सकते हैं, वट एवर वे यू कैन कंट्रीब्यूट, प्लीज ज्वाइन हैंड्स विद द पुलिस एंड विल मेक सर्टेन कैंप्स इन दीज एरियाज एंड विल टॉक टू देम। और उसमें हम लोगों ने जो शुरू किया, ऐसे ही शुरू किया था, बाद में वी हैव मेड इट और ब्रॉड बेस्ड। उसमें हम लोगों ने एक एजेंडा सेट किया, अगर किले को, गौरव को पुनः स्थापित करना है तो इट मस्ट बिकम अ टूरिस्ट प्लेस। तो हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए पूरे डेहरी ऑन सोन, सासाराम, विक्रमगंज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है, रोहतास फोर्ट का फोटो और उस पर पुलिस के नंबर्स, और जो भी देखता है उसको हंसता है कि जिस फोर्ट पे लोग जाने में डरते हैं, जहाँ गोलियों से स्वागत होगा, वहाँ भला पुलिस क्यों बुलाना चाह रही है। तो मजाक के लिए पोस्टर लगे हैं, लेकिन हम लोग जानते थे कि ये मजाक के लिए नहीं लगे हैं। आज न तो कल आएंगे, लेकिन अभी मजाक कर रहे हो, हम तुम्हारी सोच बदल रहे हैं। इट्स अ टूरिस्ट प्लेस एंड शुड थिंक ऑफ इट एज अ टूरिस्ट प्लेस, नॉट एज अ डेन ऑफ नक्सल्स। और तब उस सोच को और बदलने के लिए पहली बार लोगों के सहयोग से 2009 26 जनवरी तिरंगा शान से लहराया। उससे पहले तक काले झंडे लहराते थे, एंड दैट वाज लाइक अ मोमेंट ऑफ लिबरेशन। लोग आए, लोग खड़े हुए, मिठाइयां बटी उस किले पर। आफ्टर इंडिपेंडेंस सोच के आपको ऐसे गूज़बम्स नहीं आ रहे कि इंडिपेंडेंस के बाद एक फोर्ट जो है वो नक्सलियों, मतलब क्राइम से भरा हुआ था, एंड नाउ आज की तारीख में आप खुद विजिट कर सकते हैं। मैंने खुद अभी जो है मेरे फ्रेंड्स को बुलाया है जो इन्फ्लुएंसर ही हैं कि आप रोहतासगढ़ फोर्ट जाएं और वहाँ पे विजिट करें, और आप बाय कार भी जा सकते हैं एंड बाय ट्रैक भी जा सकते हैं, बोथ द वेज यू कैन गो। इनफैक्ट वो रोड जो रूट है उसको पहली बार मैंने ही खोजा था बाय रीडिंग दैट ब्रिटिश गजेटियर। ब्रिटिश वर ट्राइंग टू मेक अ रोड उस एरिया में, तो मैं उस पर गया पहली बार, मैंने गाड़ी से गया, और जब मैंने लोगों को बताया तो एक छोटा सा पास था जिसको लोगों ने रिपेयर कर दिया, एंड देन नाउ यू कैन इजीली गो टू द फोर्ट। उस समय कहानी हुई थी, इलेक्शंस नहीं हुए थे, फोर्ट पे काले झंडे लहराते थे। वी मेड एन अटेम्प्ट टू कंडक्ट इलेक्शंस। धनसा गांव है, धनसा में 16 अप्रैल 2009 को लोकसभा इलेक्शंस होने थे। 14 की रात को 10:30 बजे फायरिंग शुरू हो गई, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक पूरी कंपनी थी वहाँ पर। उस पर जब फायरिंग होने लगी तो एक जवान इंजर्ड हुए, गोली उनके पैर में लगी, और बाकी लोग बिल्कुल रात भर फायरिंग होती रही, अफरा तफरी का माहौल था। इस पर एक सैटेलाइट फ़ोन था ऊपर, उसी से बात हो रही थी। हम लोग यही कहते गोलियां बचा के रखो, क्योंकि अगर ऐसे सारी गोलियां खत्म हो जाएंगी तो अभी तुम्हें कोई भी मदद नहीं पहुंचा सकते इस समय रात में। सुबह हुई, रात भर ये लोग होल्ड रखे, सुबह जो इंजर्ड उनको हम लोगों ने इवैक्यूएट हेलीकॉप्टर से किया, और जब वहाँ पर गए तो हमने देखा गोलियाँ बहुत कम हो गई हैं। तो 16 अप्रैल 2009 को वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाया। 3 बिल्डिंग्स बची थी, 6 बूथ बचे थे पहाड़ी के ऊपर, जिस पर हमें इलेक्शन नहीं करा पाए थे। संकल्प सुदृढ़ था, इलेक्शन कराएंगे तो वहीं कराएंगे, और मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो क्षेत्र कहाँ जुड़ेगा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, इट वाज द मोस्ट फोर्टिफाइड बूथ ऑफ इंडिया। 3 बिल्डिंग्स, 1600 पीपल वर डिप्लॉयड। 16 कंपनीज लगा करके उस क्षेत्र में हम लोगों ने चुनाव कराया, और जब उसकी वीडियो होता है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने डाली हुई है। अगेन अनदर मोमेंट ऑफ लिबरेशन, जिसमें लोग मुख्य धारा से जुड़े, और जहाँ लोग कहते थे बॉयकॉट होता है, मोर देन 50% पीपल पार्टिसिपेट इन द पोल प्रोसेस, और बड़े अच्छे से बहुत लोगों ने बताया कि हमने अपने जीवन में पहली बार वोट डाला है। एंड दैट वाज द पॉइंट जब एक्चुअल चेंज आने लगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया पूरा। जो एक और स्टेप हम लोगों ने लिया, जितने भी लड़के थे ऊपर पहाड़ पे, यूथ, उनको हम लोगों ने कनेक्ट किया। सोन महोत्सव तो चला ही था, हम लोगों ने किट्स बांटे थे, कंबल बांटे थे। हम लोगों ने अब किया कि नाउ यू आर द वंस हु विल बिकम टूरिस्ट गाइड्स। तो उनको हम लोगों ने साइकिल्स दी कि आपके पास गाड़ी नहीं हो, साइकिल से आप टूरिस्ट के सामान लाओगे। टॉर्चेस दिए कि बिजली नहीं हो तो आप टॉर्च से मदद करोगे। वट एवर वेयर यू कैन हेल्प, यू कैन प्रोवाइड, यू ट्राई टू प्रोवाइड दैट हेल्प। और उनको हम लोगों ने यहाँ पटना के मौर्या होटल से लोगों को ले गए, हॉस्पिटैलिटी बताने के लिए कैसे करना चाहिए, बिहेवियर्स। और ऐसा करके हमें भी पता तो कोई टूरिस्ट नहीं आने वाला है,
जल्दी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन लोगों की सोच बदलेगी तो निश्चित क्षेत्र बदल जाएगा। बिहार अभी जस्ट उभर ही रहा था और रिजल्ट वाज सच अमेजिंग। जहां ऐसा नक्सल का डेन था जिसको लोग लिबरेटेड जोन मानते थे, लोगों ने चैलेंज करना शुरू कर दिया नक्सल्स को, कहने लगे कि आपके कारण हमारे क्षेत्र का विकास बाधित है, क्या कर रहे हो आप। नक्सल्स वे नेवर एक्सपेक्टिंग कि लोग उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बट द आइडियोलॉजिकल चेंज हैड स्टार्टेड। और जब लोगों ने ऐसा करना शुरू किया तो नक्सल से उनको एक तरह से घृणा होने लगी कि इनकी वजह से पूरे क्षेत्र में अशांति है। एंड इट टुक सच अ टर्न कि लोगों ने नक्सल के जोनल कमांडर को मार दिया। देयर वाज अ फाइट इन व्हिच एंड देन ऑल द नक्सल्स वाज अफ्रेड फॉर देयर लाइफ एंड फियरिंग फॉर देयर लाइफ, ऑल ऑफ देम सरेंडर्ड। एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज, जो प्रॉब्लम थी वही खत्म हो गई। लोग सरेंडर करके उन्हीं शस्त्रों के साथ जो पुलिस से लूटे थे। और आज रोहतास किले पर आप जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं। आज भी कच्चे रास्ते हैं, मैं कई बार गई हूँ, रास्ते वही हैं, लेकिन और आपकी किस्से कहानियां सुनती हुई इसीलिए मुझे पता है। ओके दोस्तों, ये सारा मुझे विकास वैभव जी ने नहीं बताया है, लेकिन मुझे ये कहानियां वहाँ के लोकल्स ने बताई हैं। एक बार तो ऐसा भी कुछ हुआ था ना, क्योंकि लोकल्स ने हमें ये कहा था कि हम विकास वैभव जी को इतना चाहते थे और उन्होंने हमारी लाइफ में इतने चेंजेस किए थे कि एक बार मतलब वहाँ पे अगर नक्सलियों ने आपके खिलाफ कुछ भी साजिश रची हुई होती थी तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती थी उनके द्वारा। तो एक बार शायद एम्बूज भी मतलब होने वाला था और मतलब इन्फॉर्म कर दिया था विलेजर्स ने शायद आपको। नहीं, पुलिस का इनिशियली तो मैंने बताया लोग भाग जाया करते थे, बट व्हेन वी स्टार्टेड कनेक्टिंग तो एक एक मूवमेंट हमें पता चलता था। इनफैक्ट जब इलेक्शन हम लोग करा रहे थे तो अप्रैल में जो 2009 में होना था इलेक्शन, उसमें एक लैंडमाइन इन लोगों ने बचा के रखा था। सारे लैंडमाइन मिल गए थे, एक रखा हुआ था ऐसी जगह पर जो जब भी चाहते लोग यूज कर सकते थे। वो इसलिए रखा था कि एसपी साहब आएंगे इलेक्शन वाले दिन, उसी दिन हम उड़ाएंगे उनको। तो ऐसी तैयारी थी इनकी, बाकी पे हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा छुपा के रखा हुआ था। बट वो भी पता चला, गाँव वालों ने बताया कि देखिए एक इन्होंने रखा है, और वो उसके बाद पता चला था जब इलेक्शन में अटैक हुआ। उसके बाद मैं गया भी था, उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन बताया एक आपके लिए रखा हुआ है स्पेशली। दैट वाज द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी वर गेटिंग, और दैट वाज हाउ वी कुड मेक अ चेंज। डेवलप हो गया। मींस आपने एक बहुत अच्छा, एक होता है ना कि एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी बजाता है, आप एक ऐसे ऑफिसर हैं जो अपनी ईमानदारी एक तरफ है, लोग ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ईमानदारी से एक सोशल चेंज लाना, दैट इज अ वेरी बिग थिंग दैट यू हैव ब्रॉट, एंड आई एम अ लाइव एग्जांपल टू सी दोस पीपल। और सच में उनकी फैमिलीज को मैं मिली हूँ, और उसके बाद ही मैं आपको इस पॉडकास्ट में देख रही हूँ कि मतलब वो फैमिलीज इतनी खुश है और उनके बच्चे आज की तारीख में वेल प्लेस्ड हैं, कॉलेज में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एंड दैट इज अ बिगेस्ट चेंज। ओके, तो आपकी बहुत सारी किस्से कहानियां तो हम चाहते हैं कि हमें दर्शकों तक पहुंचाए, लेकिन उसके लिए तो घंटों भी कम पड़ेंगे, मुझे लगता है दिन कम पड़ेंगे, लेकिन कुछ विजुअल जरूर लोग देख लेंगे आपके माध्यम से कि कितनी स्टोरीज हुई थी। लेकिन एक एडवेंचरस स्टोरी है, वो है इंडियन मुजाहिदीन की। तो ये जो दौर था बॉम्ब ब्लास्ट का, तो उसमें भी आपका रोल बहुत ही बड़ा रहा है। देखिए, आईपीएस 2003 बैच मेरा है, आपको याद होगा 2005, 2006, 2008 बहुत सारे सीरियल ब्लास्ट पूरे देश में हुए थे। 2008 में जब मैं रोहतास का एसपी था, उस समय 26/11 जो अटैक्स हुए थे, तो सबको लगा था क्या हो रहा है। उसके बाद एनआईए बनी थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, विद द पर्पस की टेररिस्ट इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। और तब मेरे मन में था कि जो अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स हैं इनको आना चाहिए, इसमें जाने का प्रयास करना चाहिए। उसी टाइम मैंने अप्लाई किया था फॉर डेपुटेशन ऑफ द न्यू एजेंसी व्हिच वाज फॉर्म्ड, एनआईए। और 2010 के आसपास बातें हुई, 11 में बातें हुई, और 11 के अंत में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, एंड आई वाज पोस्टेड इन दिल्ली एज एसपी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन। वहीं से कहानी शुरू होती है। और जाते ही तब मैंने प्रयास किया था कि जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लास्ट करती है, उस समय आईएम इंडियन मुजाहिदीन कर रही थी, तो क्यों ना हम लोग अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो हम लोग करते हैं केस बेस्ड। घटना हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और लोग चार्जशीट हुए, ट्रायल चल रहा है। एक ऐसा केस बने जिसमें जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कैसे रिक्रूट करती है, इसकी फाइनेंसिंग कैसी होती है, नेटवर्क में कौन कौन लोग हैं, कैसे नेटवर्क बढ़ता है, उसको एक कॉन्स्पिरेसी मानते हुए भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए कॉन्स्पिरेसी चल रही है जो इस टेररिस्ट ग्रुप ने किया है। उसमें जो भी लोग जुड़े हैं, जिसको सपोर्ट करते हैं, इट्स अ टेररिस्ट एक्ट, तो उस रूप में उन पर हम प्रोसिक्यूट करें उनको एज पर लॉ। और तब हम लोगों ने जब ये केस किया, उसी में ये सारी कहानी शुरू होती है। इस बीच में बोधगया ब्लास्ट हो गए, तो बोधगया ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन मैंने किया, फिर पटना ब्लास्ट हुए थे उसी बीच में, ये पूरा प्रोसेस चल रहा था। बट वी हैड अ मेजर सक्सेस इन विच वन ऑफ द मेजर टेररिस्ट वाज अरेस्टेड। रक्सौल में हम लोगों ने अरेस्ट किया था, और फिर काफ़ी सारे रिवलेशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें पता चली, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को हम लोगों ने एविडेंस के साथ चार्जशीट किया, ट्रायल्स हुए, लोगों को सज़ा मिली है, एंड द इम्पैक्ट इज़ ऑल विजिबल। जितने ब्लास्ट तब हो रहे थे, आज नहीं हो रहे हैं।
उसका कारण है कि किसी टेररिस्ट ग्रुप को रेज करने में बहुत समय लगता है, एक एक व्यक्ति को रेडिकलाइज करने में बहुत समय लगता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। उसमें इंटरनेशनल जो जितने भी लिंकेजेस थे उस पर भी हम लोगों ने बहुत काम किया। उसमें दूसरी कंट्रीज़ को भी लेटर्स ऑफ रिक्वेस्ट भेजे, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़ में रिक्वेस्ट भेजे, और जो वहाँ की जो भी वैसी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको हम लोगों ने तहस नहस करने का काम किया। दैट वाज मेरे लिए एज अ प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, अ पर्सन हु कुड अंडरस्टैंड रेडिकल जिहादी टेररिज्म, तो इसको समझने में मुझे बहुत इट वॉज अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। और एक टेररिस्ट के माइंडसेट को क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्यों सोचता है, बहुत क्लोजली मैंने इंटरेक्ट किया। और तब मुझे लगता है जब मैं देखता हूँ लोगों से, यूथ से भी इंटरेक्ट करता हूँ और इस टाइप की रेडिकलाइजेशन को कैसे हम लोग काउंटर कर सकते हैं, तो आई गॉट वेरी यूजफुल व्यूज़ कि कैसे हम लोग अपने यूथ को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि भाई तुम रेडिकलाइज मत हो अगर उस टाइप के एनवायरनमेंट में तुम रहते हो। तो यही लंबी कहानी है। पूरे देश पर घूमते थे, चार्टर्ड फ्लाइट से घूमते थे विद अ टेररिस्ट, जिससे बताता था भाई यहाँ पे हमने ये किया तो चलो वहाँ जाके खोज रहे हैं, फिर कहीं पे वेपन्स रखे हैं तो वहाँ जाके खोज रहे हैं। लेकिन इट वॉज ओवरऑल वेरी एडवेंचरस एंड वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। वैसे एडवेंचर अगर आप पूछेंगे तो एडवेंचर जितना रोहतास की मैंने बात बताई आपको, कैसे गोलियां चली हैं, ये सब हुआ। बगहा वाज अ प्लेस जहाँ पे वास्तव में मजा आया। मजा इसलिए आया कि सोचो एक ऑफिसर ये बोल रहा है कि क्रिमिनल्स के साथ डील करने में मजा आया। नहीं, मजा मतलब तो क्रिमिनल्स के साथ तो जो होना था वो तो हुआ ही उन्होंने किया, बट द टेरेन वाज सो ब्यूटीफुल कि आप रुकते थे तो वाइल्ड लाइफ, मतलब वही प्रिस्टाइन ब्यूटी ऑफ। उस समय जंगल जाने का मजा इसलिए था कि जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी नहीं जाते थे, उनको डर लगता था किडनैप हो जाएंगे। तो पुलिस वाज द ओनली पर्सन, एसपी अगर घूमता तो एसपी घूमता था, बाकी जानवर थे। तो जानवरों को हम लोग उस फॉर्म में देखते थे जहाँ कोई अनटच्ड बाय ह्यूमंस, उस तरह के लोग जंगल से हम लोग घूमते थे। और बगहा में एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कैसे क्या हुआ। रामनगर थाने से एक बार हम लोग निकले, उस समय नई एंटी लाइनमैन व्हीकल आई, तो हमने कहा इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट तो वहीं होगा जंगल में होगा, तो ले चलते हैं। और लेके गए तो बारिश शुरू हो गई। बारिश जब शुरू हुई उस समय मैं थाने का इंस्पेक्शन कर रहा था। तो थाने का जो इंस्पेक्शन कर रहा था, जो ऑफिसर इंचार्ज थे बड़े लापरवाह थे, तो वो तत्काल सस्पेंड हो गए। थाने में वो भी गोबरहिया थाना बिल्कुल अंदर जंगल के बीच में है, उसको जाने में 45 नदियां पार करके जाना होता था या रामनगर से रास्ता था। दोनों रास्तों पर फ्लैश फ्लड्स आ गए और एक ही गेस्ट हाउस था, वहाँ पर रहने वाले 60 लोग हम लोग थे साथ में। 4 थाना प्रभारी थे, 2 DSP थे, मैं था, साथ में स्कॉट्स थे, करीब 60 लोग थे। और ऐसी जगह पर सोचिए कि थाना प्रभारी सस्पेंड हो गया तो कोई देखने वाला भी नहीं था, तो यू हैव टू फेंड फॉर योरसेल्फ। और उसमें जब बारिश होने लगी तो बारिश होती रही, और ऐसी बारिश होती रही कि ट्रैक्टर भी बह जाएगा अगर नदी में जाने की कोशिश करोगे। तो पहली रात बीती, और नक्सल भी थे उस समय, वो भी डर था कहीं रात में अटैक ना हो जाए, तो अब सो भी नहीं सकते थे। तो रात भर आग जला के बालकनी में बैठते। उसका जो एक गेस्ट हाउस था ब्रिटिश टाइम का, और खाना गाँव में 2 दुकानें थी, उसका सारा खाना एक दिन में बिक गया। 7 लोग खाना था ही नहीं, तो आसपास के गांव में लोग सर्च करते थे, कहीं कोई चावल खोज रहा है, कोई दाल खोज रहा है, कोई मुर्गा खोज रहा है। ये सब जंगल में हो रहा है, ये सब जंगल में हो रहा है। और बस वायरलेस सेट्स थे, फोन भी काम नहीं करता था वहाँ पे। और एक वायरलेस सेट जो थाने का था वो आंधी आने के साथ टूट गई, तो मुख्यालय से कोई संपर्क नहीं था। तो वी वर इन सिटिंग इन जंगल गेस्ट हाउस विद नो कम्युनिकेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और करीब 60 लोग थे, खाना भी लाना है। बगल में नेपाल था, बॉर्डर की जस्ट थोड़ी दूरी पे, सामान वहाँ से आता है। और ऐसे करके पहली रात बीती, तो नेक्स्ट डे लगा कि चलो चलते हैं। नेक्स्ट डे बारिश होती रही, तो नेक्स्ट डे फिर शाम हुई, फिर वही कहानी। तो एक बार सुबह खाना बनता, एक बार रात में बनता। 2 रातों की बारिश के बाद नेक्स्ट डे लगा कि अब हम लोग निकल सकते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की, नदी का पता किया, पता चला पानी अब घट गया है, जाते हैं। 2 किलोमीटर तक हम लोग एंटी लैंडमाइन व्हीकल लेकर निकलना शुरू किया टुवर्ड्स वाल्मीकि नगर। और जब 2 किलोमीटर के बाद चलने लगे तो गाँव का जो रास्ता था उस पर लोग कलवर्ट्स बनाते हैं पानी पास करने के लिए। वो कलवर्ट टूट गया और एंटी लैंडमाइन गाड़ी जो है उसका चक्का उसमें धंस गया। अब वो निकले कैसे, इतनी भारी गाड़ी, कच्चा रास्ता। तो उसमें जब प्रयास हम लोगों ने किया, करीब 5 घंटे लगे। 7 ट्रैक्टर को चेन से बांधा गया, सामने एक साथ स्टार्ट होती थी, और करीब 150 लोग उसको मिलकर धक्का मार रहे थे। तब जाके वो हिला, और हिला तो आगे नहीं गया, पीछे आ गया। तो फिर उसको पीछे बैक में लाके हम लोगों ने फिर वहां लगाया। फिर एक रात वहीं बिताई, 3 रात नो कम्युनिकेशन। और चौथे दिन जब निकलना था तो निकले, तो वाल्मीकि नगर थाने के पास एक ASI थे, उनका नाम मुझे याद है, ASI नागेंद्र नाम था। अच्छा। वो बिल्कुल ऐसा गोली वाला बेल्ट लगा के खोज रहे थे बाइक पे कि SP साहब का, DI साहब खोज रहे हैं, कहाँ चले गए। 4 थाना प्रभारी गायब तो होगा ना कि सिस्टम भी तो ढूंढ रहा था आपको। SP भी गायब है, कुछ पता ही नहीं है। और ये लोग जंगल में बारिश हो रही थी, कोई जा नहीं पा रहा था। दैट वाज अ वेरी एडवेंचरस फेज। और 3 दिनों के बाद निकले तो न तो ब्रश ले गए थे, न कोई शेविंग किट थी, तो ऐसे ही गए थे कि जाएंगे इंस्पेक्शन करके लौटेंगे। सारे साधु बने हुए थे। तो इट वाज ऑल सर्वाइविंग। अलग अलग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ। कभी मचान पे सोते थे, कभी जंगल में कहीं और सोए। आपको अगर विश्वास नहीं होगा, जून का महीना कैसा होता है, गर्मी, हॉरिबल गर्मी होती है। गर्मी में अगर आपको रजाई में सोना पड़े तो कैसा लगेगा। नो। बट दियारे में अगर आप सोएंगे ना तो रात में आपको 2-3 बजे इतनी ठंड लगेगी। तो पहली बार जब हम लोग जा रहे थे तो रजाई दी कि रजाई लेके जाइए। हम कहा यार जाड़ा थोड़ी है,
अभी तो इतनी गर्मी थी, अब रजाई क्यों दे रहे हो? तो नहीं, पता चल जाएगा, आपको इस्तेमाल करना होगा। और रात में 3 से 5 बजे कोई ऐसी ठंड लगी कि बिना रजाई के आप सोच ही नहीं सकते। बाकी लोग गाड़ी में ठिठुर रहे थे, हम लोग एक एम्बुश में बैठे थे, इधर से डकैत गुजरेंगे तो रजाई में ही सोए। तो इट हैज़ अमेजिंग स्टोरीज जो आपको वहाँ मिलेंगी। और एक बार ऐसा हुआ कि मोटर बोट थी, मोटर बोट से हम लोग जाते थे, तो मोटर बोट को मैंने ही रिपेयर कराया। एक दिन लेके निकले कि अब पानी काफ़ी हो गया, गंडक में बारिश हो रही थी, कैनाल था, उससे गांव में गए, वहाँ डिनर हुआ है, रतवल गांव था, वहाँ से फिर लौटे तो जिस रास्ते में पहले गए थे तो बराज से पानी कम छोड़ते हैं, कभी ज़्यादा छोड़ते हैं, ऐसा रहता है। तो वाल्मीकि नगर बराज से तो पानी का लेवल अप डाउन होता रहता है, इसका आइडिया हमें था नहीं। तो जिस कैनाल में थे, जाने में 10 मिनट लगा था, आने में 4 घंटे लगे। और जब आए नदी के बीच में तो बारिश इतनी हुई थी कि वो टॉर्च में पता ही नहीं चल रहा था कि किनारा किस तरफ है। और मोटर बोट में तेल की खपत भी बहुत थी, क्रोकोडाइल्स बहुत थे नदी में, और क्रोकोडाइल साथ में चल रहे थे। आई रिमेंबर कि बोट चल रही है, साथ दोनों तरफ से क्रोकोडाइल चल रहे हैं। और तब लगा कि अब कहाँ जाए, ना इधर का पता ना उधर का पता, डायरेक्शन भी नहीं पता। तो लगा कि रुक जाते हैं, जो भी लैंड कहीं आसपास दिखे जाके वहाँ बोट लगा दो। और जब बोट लगी तो बोट तो लगा दी, बारिश होने लगी, छाता भी नहीं था, तो रात भर वैसे ही खड़े रहे और बारिश होती रही। और सुबह जब चले वहाँ से तो दियारे में होता है ना, दियारे में किसी से पूछोगे तुम्हारी उम्र कितनी है तो बताएगा यही कोई 20-25 साल होगी। किसी को एज का भी मतलब इट इज सो टाइमलेस अ प्लेस, किसी को पता ही नहीं है क्या है। बोलता है कि अच्छा मेरी हो सकता है 30 से पार होगी, क्योंकि मेरे बच्चे भी अब 10 साल के हो गए। दैट इज हाउ दे रिमेंबर देयर एज के बच्चे कितने बड़े हो गए। तो वैसे लोग हैं उसमें। फिर हमने पूछा कहाँ है, तो हमें लगा था कि बगहा की ओर जा रहे थे, तो जाना उधर चाहिए था। तो बताया नहीं, आप गोपालगंज के दियारे में पहुंच गए। फिर वहाँ से चलना शुरू किए, फिर आए, एक जगह कोई आदमी दिखा, उससे हमने पूछा कहाँ है, उसने बताया आप यहाँ पर हो। तो फिर हमने कहा चलो पैदल चले, एक बैलगाड़ी दिखी, उसमें बैठे थोड़ी दूर। तब फिर वहाँ फ़ोन किया, एक गाड़ी आई, ट्रैक्टर आया, उससे फिर थाने की गाड़ी आई। तो जहाँ पहुँचना था, आना था 1 घंटे में, इट टुक अस ऑलमोस्ट अबाउट 24 आवर्स टू कम बैक टू बगहा। घूमते फिरते रास्ते में दियारे में भटकते हुए। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इन विच नेचुरल सी जगह with its own natural challenges. But I would say that ये तो आपका इंटरेस्ट की साइड है। तो मुझे बड़ा अच्छा हुआ। Absolutely, because आप लोग जानते नहीं होंगे, और एक साइड है विकास वैभव जी की, और वो साइड है कि उन्हें ट्रैवल का बहुत शौक है, और दूसरा डेस्टिनेशन रिसर्च का बहुत शौक है। मतलब एक तो ईमानदारी की बात आती है, और दूसरी बात आती है कि जो ईमानदार होता है ना दोस्तों, उसे सरकारी अगर ईमानदार व्यक्ति है ऑफिसर, तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एग्रीड? ईमानदारी का भुगतान इनको भरना पड़ता है तब वो टाइम लोग टूट जाते हैं, ऑफिसर्स टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, करे क्या। लेकिन इनके पास इतनी बड़ी लिस्ट है ना करने के लिए कि आप पूछिए मत। इतनी बड़ी, मैंने एक बार देखा था कि महाभारत की किताब है और उसे वो देख रहे हैं और उसका एक ज्योग्राफिकल मैपिंग कर रहे हैं, कौन सी जगह कहाँ पे किस तरीके से, और वहां पे जाके खुद रिसर्च करते हैं। ये फिलहाल वर्क कर रहे हैं एक और मुहिम पर जो सोशल ग्राउंड पर है। ये युवा के आइकॉन हैं और इन्होंने एक मुहिम शुरू की है, वो है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसकी बहुत जरूरत है बिहार को। पिछले 2 साल से आप कर रहे हैं? 3 साल से, और इस 3 साल में इन्होंने 75,000 मेंबर्स बना लिए हैं इस मुहिम में। दैट इज अ वेरी बिग डील। क्या है लेट्स इंस्पायर बिहार? वैसे तो इंस्पायर करेगा। देखिए बेसिकली मेरे जो लाइफ के लेसन्स रहे हैं, बगहा की स्टोरी, रोहतास की स्टोरी, मैंने दोनों जगह देखा कि पीपल कनेक्ट विद द हेरिटेज ऑफ द प्लेस, हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, उससे एक फीलिंग आती है जिसमें हम चाहते हैं कि वर्तमान और भविष्य बदले। तो बगहा बदल गया, रोहतास बदल गया। बिहार की हिस्ट्री को जब मैं देखता हूँ एक समय ऐसा था जब ज्ञान की भूमि थी, वेदांत की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी। अलेक्जेंडर भी आए तो मगध के खौफ से उनकी सेना डर गई, उनको लौटना पड़ा। उद्यमिता की भूमि थी जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं। इट वॉज लैंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। चंपा की हम लोग बात करते हैं, चंपा हैड सच एन इंस्पिरेशन। वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के नाम से जाना गया। पाटलिपुत्र में मेगास्थनीज ने कहा विश्व का सर्व प्रमुख नगर है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे तो पाएंगे कितने सारे अलग अलग बिजनेसेस थे जिस पर टैक्स लगता था। विच शोज व्हाट काइंड ऑफ एंटरप्राइजिंग पीपल आर एंसेस्टर्स वर। आज जब बिहार के लोगों को हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? छोटे से रोजगार के लिए भटक रहे हैं। अपने यहाँ इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं हुई तो कहीं कहीं जाते हैं, अपमानित भी होते हैं, मैंने भी फेस किया है। लेकिन मन में ये भावना है कि तब यदि ऐसा कर सकते थे तो आज क्यों नहीं कर सकते। और तब तो संसाधन भी नहीं थे, ना रोड्स थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना सूचना के तंत्र थे। लेकिन अफगानिस्तान के पार तक अखंड भारत के साम्राज्य को निर्मित करने की क्षमता यदि किसी में थी तो बिहार के लोगों में थी। वो सोच कैसे आई? इसी पे जब मैंने काम किया, जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि सोच का कारण वेदांत की दृष्टि है जिसमें भेदभाव नहीं, हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। इस रूप में यदि हम सोचेंगे तो पहली बात तो एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि
जो मंत्र कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। ईश्वर का एक अंश यदि आप में है, जैसे सोने को काटेंगे छोटा जो कण होगा सोने का ही तो होगा, गुण तो सोने के ही होंगे। तो ईश्वर का अंश यदि आप में, तो आप में क्षमता आपकी कितनी है, जितनी क्षमता ईश्वर की है उसका अंश भी आप में आ गया, वो गुण आ गए, तो मतलब क्या हुआ, ईश्वर की क्षमता असीम है, तो आपकी क्षमता भी असीम है। यू कैन एक्चुअली क्रिएट, यू कैन एक्चुअली मेक अ चेंज इफ़ यू आर डिटरमाइंड। तो बिहार में वही बात हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी क्षमता असीम है तो आप निराश मत हो, कुछ प्रयास करो। और हम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाते हैं, ऊर्जा तो असीम है, लेकिन हम लगाते हैं आपस में संघर्ष करने में, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष करते हैं, लिंग भेद के नाम पर संघर्ष करते हैं। एंड देन आई रिमाइंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार कि बिहार में जातियाँ तब भी थीं, लेकिन ऐसा जातिवाद यदि बिहार में रहा होता तो मगध में कभी नंदवंश आता ही नहीं, सबसे निम्न वर्ग के लोग शासक बन सके। बिहार की बड़ी दृष्टि थी, आचार्य चाणक्य भी चले तो चंद्रगुप्त की उन्होंने जाति नहीं देखी। वैशाली की आप बात कीजिए तो 7,707 गणराजा चुने जाते थे, उसका आधार जाति नहीं था, सामर्थ्य था। अब पीपल हु आर थिंकिंग अहेड ऑफ द टाइम्स वाज बिहार, और इसीलिए हम लोग सृजन कर सके, अखंड भारत बना सके। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले यूरोप में नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थी, जिसमें विदेशों से लोग पढ़ने आते थे, कारण हमारी सोच थी। तो आज हम यही कहते हैं कि अगर सोच हम फिर से उसी प्रकार की रखें जैसे हमारी पूर्वजों की थी, जाति, संप्रदाय, लिंग भेद गार्गी की भूमि रही है, जिसमें एक महिला में सामर्थ्य था। पूरे भारत के विद्वानों में जब चुना जाना था कि कौन सबसे बड़ा विद्वान है, विद्वतापूर्वक चुनौती देने की, उस काल की महिलाएं जिस क्षेत्र की ऐसी हो तो आज कैसी होनी चाहिए। इस बात को जब हम बताते हैं अपने यूथ को, तो हम कहते हैं डोंट फील डिप्रेस्ड, ट्राई टू मेक सम कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले खुद इस्टेब्लिश हो जाइए और कुछ प्रयास कीजिए। शिक्षा, समता, उद्यमिता 3 मंत्र हैं। इफ़ यू आर स्किल्ड आप बेरोजगार नहीं हो पाओगे। तो पहले आप एजुकेशन थ्रू स्किल्स गेन करो एंड हैव दैट माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें कि आप कुछ नया करना चाहते हो, स्टार्टअप लगा सकते हो। केवल सरकारी नौकरी तक मत सोचो। एंड दिस वी आर ट्राइंग टू रिवोल्यूशनाइज यंग माइंड। 75,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स आज जुड़े हैं, प्रयास करें अपने तरीके से कुछ हम करें। और इसका मिशन बहुत बड़ा है, 2047 तक बिहार विकसित हो, बिहार से बाहर किसी को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और ये तभी संभव है जब हर व्यक्ति को हम लोग जोड़ पाएंगे, हर व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग 1000 से ज़्यादा किए हैं लोगों के सहयोग से, और बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने करने शुरू किए। तो बेगूसराय में 10 दिसंबर 50,000 से अधिक लोग आए, और उसी तरह आरा में भी बड़ी संख्या में लोग आए। और वी आर ट्राइंग टू परमिएट द मैसेज डाउन टू द मासेज, क्योंकि बिहार तब ऐसा था तो उसका कारण हमारी सोच थी। फिर बिहार बदलेगा तो निश्चित है भारत को एक विकसित भारत 2047 तक बनाने में बिहार की भूमिका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होगी। लार्ज वर्क फोर्स, इफ कैन मेक इट स्किल्ड, वी कैन क्रिएट जॉब्स, डेफिनेटली इंडिया विल सी अ न्यू रेवोल्यूशन ऑफ द सेंचुरी। जो हम लोग को आगे उस पूरे विश्व में जो स्थान है, उसके विश्व गुरु के रूप में हम याद करते हैं, फिर से हम लोग पुनर्स्थापित होंगे। आप बेसिकली एजुकेशन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ स्कूल में भी आप कुछ तो मुहिम चला रहे हैं ना? हर व्यक्ति से को जोड़ने का प्रयास करें, विद्यालय में, महाविद्यालय में, गाँव में, ब्लॉक में, पंचायत में, because everyone will have to be connected and will have to made and inspired in a positive way to contribute towards change. Let's Inspire बिहार की जो ये मुहिम है, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कैसे यूथ को आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि यूथ पर किसी की नजर नहीं जाती है और यूथ आप पर भरोसा करते हैं। ये जो मुहिम चल रही है, इसमें कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स, जो कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने की, कुछ मिशंस पर वो भी लगे हुए हैं। उनमें से GTRI, ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव, जिसके आप एक्सपर्ट पैनलिस्ट भी रहे हैं और आपके एक्सपर्ट ओपिनियंस भी आपने वहां पर रखे थे ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्या वो कुछ चेंज ला सकेंगे बिहार में? क्या बिहार उसमें एडेप्टिव है? नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है लेट्स इंस्पायर बिहार शुरू हुआ था 22 मार्च 2021 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और GTRI भी उसी टाइम के लगभग फर्स्ट समिट जो हमारा हुआ था इन फेब 2021, मुझे याद है, चूंकि उससे हम बघा जा रहे थे, तो आपके समिट में आने के बाद ही जाना हुआ था। LIV वाज टेकिंग शेप। तो डेफिनेटली प्रयास जो काम है वही है, वी आर ऑल एक्सटेंशंस ऑफ ईच अदर, और हम लोग मिलकर एक आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस में बिहार में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनी एंड एवरी सच प्लेटफॉर्म इज वेलकम, और एनी एंड एवरी सच प्लेटफॉर्म शुड ट्राई टू मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सब लोग मिल के करेंगे, हर जन तक पहुंचेंगे, तभी तो हम एक्चुअल बड़ा चेंज देख पाएंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं, आप ऐसे बिहार के थिंक टैंक्स को इनवाइट कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ दे रहे हैं। तो केवल बात वहीं तक नहीं है, जो आइडियाज़ निकल के आ रही हैं, लोगों को लग रहा है वी आर सीइंग सम होप एट द एंड ऑफ द टनल, की जो चीज़ें चल रही हैं, जिस प्रोसेस से हम लोग निकल रहे हैं, और इतने लोग जो एक साथ आ रहे हैं, तो केवल एक समिट में आके चले गए ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ देम आर ऑल्सो गोइंग बैक विद अ कमिटमेंट कि हमें कुछ करना है। वी शुड ट्राई टू मेक सम
चेंज। पूरा विश्वास है जो हम लोग का एजेंडा है ना कि 2047 तक डेवलप्ड इंडिया, उसमें GTRI समिट का बिहार के अंदर उस रूप में बड़ा अच्छा रोल होगा। अच्छा, एक कुछ इंटरेस्टिंग सा है जो एक ईमानदार ऑफिसर जो है उसने, मतलब आपने CM की कार को रोक दिया था और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा था। कहानी देखिए, कहानियां बहुत चलती हैं। कहानी एग्जैक्टली वैसा नहीं था, कहानी कुछ और थी। कहानी यह था इलेक्शन कमीशन का उस समय जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उसको इन्फोर्स करना होता है। तो कुछ ऐसी गाड़ियां चल रही थी जिसमें कुछ कैंपेन मटेरियल था विदाउट परमिशन, तो दैट वाज सीज्ड लीगली। तो यही कहानी है उसमें। कहानी को लोग कहते हैं अलग अलग तरीके से, बट मेरा ये रहा है कि जब भी आप कहीं पोस्ट पे हो एंड यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू हैव टू इन्फोर्स द लॉ, इट हैज टू बी इन्फोर्स्ड। रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। उसमें कोई फियर और फेवर से काम नहीं होने वाला। आई हैव टू डू इट, आई विल बी फर्म बट पोलाइट। दैट इज द मैक्सिमम आई हैव अडॉप्टेड व्हेरेवर आई हैव बीन। और इसीलिए सबसे बड़े बड़े जो हैवी वेट्स थे जिनको लोग उनके नाम से डरते हैं, उनसे भी कभी मुझे ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई कि मैं भिड़ रहा हूँ तो कोई बहुत दबंग आदमी से भिड़ रहा हूँ, ऐसा है। आई वॉज इंटरेक्टिंग विद द लॉ ब्रेकर, पर्सन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लॉ, एंड आई वॉज द पर्सन हु इज द लॉ एनफोर्सर। तो इतना ही मैं देखता हूँ। उस रूप में बड़े बड़े काम हुए, बहुत नाम आप जानते हैं, बहुत नाम आपने सुना होगा, लेकिन मन में हमेशा ये फीलिंग थी कि निमित्त मात्र हूँ, यहाँ पर हूँ, चेंज करने आया हूँ, बिहार बदलने आया हूँ, इसीलिए मेरी ये भूमिका है और निश्चित मुझे इसमें अच्छा लगता है बिकॉज आई एम फर्म बट पोलाइट। दिस इज द ब्रेव साइड ऑफ IPS विकास वैभव, और ईमानदारी के साथ ही अपना काम करते हैं, ईमानदारी के साथ इवन लेट्स इंस्पायर बिहार का काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। उस फेज़ में आपकी पढ़ाई, ओके, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मुझे ये बताइए कि IIT कानपुर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, B.Tech किया है, तो ये जो फेज़ होता है, मतलब हम चाहते हैं कि जो यूथ है उन तक हम ये बात पहुंचाए कि ये IIT करने के लिए आपके प्रयास, आपका जो डिसिप्लिन, क्या रूटीन रहता होगा, और उसके बाद ऑफ कोर्स यू हैव गिवन द सिविल सर्विसेज, पर शुरुआत तो IIT से हुई। देखिए, IIT में उस समय दिल्ली में था और कोचिंग मैंने नहीं की थी। तो कोचिंग क्लासेस जो होते हैं, आप जाते हैं, पढ़ते हैं, उसमें आपके पास जो टाइम होता है सीमित होता है। उस टाइम को कैसा आप उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर है। तो मेरे हिसाब से अगर सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोचिंग में आप जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, टाइम लगाते हैं, बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, आगे चीज़ों को समझते नहीं हैं, तो फिर टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो आपको तो अपने टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो आई वॉज अ वेरी सिस्टमैटिक मैन इन द वे कि हर महीने का शेड्यूल प्लान करता था, इस महीने क्या पढ़ना है, एक बात हुई। हर वीक का शेड्यूल प्लान करता था, हर दिन का शेड्यूल प्लान करता था कि सुबह 8 से 9 ये करना है, 9 से 10 ये करना है, आधे घंटे का ब्रेक है तो क्या करना है। एंड दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू प्लान, आई यूज्ड टू रिव्यू। अगर प्लान जो करते हैं वो नॉर्मली फेल होती हैं, जो भी आप प्लान करो कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट आफ्टर 3 days, आफ्टर 4 days, आफ्टर वीक, आफ्टर मंथ, देन रिव्यू की जो मैं कर रहा जिस प्रोग्रेस में, तो सही जा रही है या नहीं जा रही। दूसरा है कि जो एग्जाम्स थे उनके पेपर्स कैसे हैं, क्वेश्चन पेपर्स कैसे पहले आए, उनको सॉल्व करने में अब मुझे कैसा लगता है, हाउ कॉन्फिडेंट डू आई फील, सेल्फ एनालिसिस। तो इस प्रोसेस में जब मैं चला तो 95 में मैंने 10th किया था और 97 में मैंने IIT कंप्लीट किया था फर्स्ट अटैम्प्ट, और कोई कोचिंग नहीं। तो मैं मानता हूँ कि आज भी लोग कर सकते हैं यदि आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन सही कर सकते हो और प्लान आपकी स्ट्रेटेजी हो कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, और एक जिद होनी चाहिए मन में, पैशन होना। जिद मतलब जैसे कि फिजिक्स, मैं जब पढ़ता था तो इनिशियली सबको टफ लगती है। कोई भी बच्चा जो 10th के बाद फिजिक्स के उसको नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल पढ़ना होगा, पैस्कल्स लॉ पढ़ना होगा, तो समय लगता है। बट मुझे भी याद है जब 11th में आया था 95 में, तो पहली बार जब एग्जाम हो रहा था फर्स्ट टर्म, तो फिजिक्स में फेल हो गया था क्योंकि स्कूल में कुछ और चल रहा था, मैं कुछ और पढ़ रहा था, और अचानक एग्जाम आया तो नथिंग कुड हैपन। 22 नंबर आए थे 70 में, आज भी मुझे याद है, रेड मार्क लगा हुआ। देन आई रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। किसी ने तो फिजिक्स की किताब लिखी होगी, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कोई किताब लिख सकता है, तो मुझमें क्या कमी है कि मैं उसको समझ नहीं सकता हूँ। एंड विद इस जिद के साथ मैं बैठा रोटेशनल डायनेमिक्स के साथ, और 3 दिन लगे समझने में, सोचते रहे। देन आई कुड रिलेट टू थिंग्स, मोशन कैसे होता है, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होती है, बहुत सारी, आई कुड फील फिजिक्स, और दैट इज़ हाउ। उसके बाद पढ़ने में कभी दिक्कत हुई ही नहीं। उसके बाद कोई कॉन्सेप्ट रहा, चाहे फैराडेज लॉ हो, कुछ भी हो, तो समझते समय नहीं लगा। दैट इज़ हाउ आई वेंटेड IIT में। पेपर लीक हो गया तो अलग बात थी, लेकिन दोबारा भी जब एग्ज़ाम दिए तो अच्छे से पहुंच गए, और UPSC की तैयारी भी लगभग उसी मोड में चलते गए। सेकेंड ईयर में मुझे याद है जब मैं था, तब से ही वो पकड़ के शादी वाला एक्सपीरियंस हुआ था कि होती है। तो IIT कैंपस में थे, तो कैंपस में तो क्या करते, बंदर थे, मोर थे, आदमी कम ही दिखते थे, तो लाइब्रेरी चले जाया करते थे। और लाइब्रेरी में घूमते फिरते बृहदारण्यक उपनिषद पे हाथ चला गया, उठा के पढ़ना शुरू किया। तो गार्गी की कहानी, याज्ञवल्क्य की कहानी, ज्योग्राफी अपने प्राचीन बिहार की,
सोच इतनी बड़ी, तब ऐसा था। तो उसी समय से ये कहीं ना कहीं मन में घुसा कि बिहार को क्या करना चाहिए। और तब उसके बाद जॉब मेरी जर्मनी में लगी, एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में लगी। तो मन कह रहा था कि यार सब लोग चले जाएंगे तो बिहार बदलेगा कौन। उस समय बिहार वॉज इन अ मेस। बिहार में उस समय जाति के नाम पर नरसंहार होते थे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत भीषण थी। और मैं उस समय IIT में था, जो अपने घर नहीं जा सकता था कि पकड़ के शादी हो जाएगी। और तब लगता था यदि हम भी पढ़ के विदेश चले गए कौन बदलेगा, आई शुड मेक सम कंट्रीब्यूशन। और तभी मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज इज़ अ मीडियम जिसमें कम एज में आप आ सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था UPSC का, निकलते ही IIT से 2001 में। मेन एग्जाम भी दिया, मेरे ऑप्शनल से मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अपने शस्त्रों से लड़ेंगे ऐसा सोच के मैथ्स लिए, मैकेनिकल लिए। पहले अटेम्प्ट मेंस हुआ लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं आया। बड़े निराश तो हुए, लेकिन दिनकर जी की कविता याद आई, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। फिर एक पूरी ऊर्जा के साथ प्रयास हुआ, ऑल इंडिया रैंक 60 आई, IPS मिला, बैच में टॉपर था तो बिहार कैडर मिल गया। इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। बिहार से थे, बिहार में चेंज लाना चाहते थे, ईश्वर ने निमित्त बना के भेज दिया, जाओ बिहार काम करो। एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। इट इज सेड ना कि इफ यू थिंक द वे इन अ पॉजिटिव साइन, ऑब्वियसली वो सारी वाइब्स एक साथ हो जाती है, सारी एनर्जी लग जाती है आपके उस वाइब्स को प्रूव करने के लिए। जैसा एक पोलो कोएल्हो, एक इनकी किताब भी है मुझे लगता है, या द अल्केमिस्ट, उसमें है ना कि व्हेन यू have a pure intention, you're thinking about something, the whole universe conspires to तो कुछ वैसा फीलिंग तब आता है जब बिहार कैडर मिला कि देखो मैं चाहता था बिहार में चेंज लाना, और थिंग्स हैपेंड इन सच अ वे। जैसे मेरी रैंक थी 60, 2003 एग्जाम जो हुआ था उसमें रिजल्ट जो आए थे तो 40 पे जनरल कैटेगरी में IAS क्लोज हुआ था, IPS जो है 60 पे मेरी रैंक थी। सोचो बीच में 20 जो रैंक थे, इसमें बिहार से 2-3 लोग थे भी, तो सब लोग अलग अलग जगह पे। किसी ने फॉरेन सर्विस ऑप्ट किया हुआ था, किसी ने IAS ऑप्ट किया, तो उसने IPS ऑप्ट किया, उसने अपना कैडर कुछ और बता दिया। तो 3 लोग थे, जिसमें एक आपके प्रोग्राम में भी आते हैं अभय जी, तो ही ऑप्टेड फॉर द फॉरेन सर्विस, एंड दैट इज हाउ आई गॉट द बिहार कैडर। और बिहार कैडर मिला, देन द जर्नी कंटिन्यूज। इससे ज्यादा इंस्पायरिंग क्या हो सकता है कि एक रूटीन, एक डिसिप्लिन, एक दृढ़ निश्चित स्वरूप से आपका जो है अगर पैशन होता है तो फिर आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, हमेशा कहता हूँ, काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग, दे विल नॉट स्टार्ट। मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग, दे विल स्टार्ट, बट आफ्टर अ टाइम जब उनको लगता है बहुत मुश्किल है, छोड़ देते हैं, दे क्विट, दे विल नॉट सक्सीड। उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। कैसे भी बाधाएं रुकेंगे नहीं, जिद रहेगी मन में, दृढ़ निश्चय के साथ चलेंगे, सफलता मिलेगी। इसलिए 3 Ds मैं कहता हूँ, डिज़ायर, वन शुड हैव अ डिज़ायर, डेडिकेशन, मेहनत तो करनी होगी, डिटर्मिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन। इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन, चीजें अपने आप रास्ता ले लेंगी, आपको लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। अब मैं एक वाइल्ड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आप जो लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ लोगों से जुड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ तो एम ऑब्वियसली होता है, क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं? देखिए, इसमें बड़ा मेरा व्यू बड़ा क्लियर है। एक तो यह कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना चाहिए, गुड पीपल शुड ट्राई टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड दे शुड एंटर पॉलिटिक्स। तो एक बड़ा चेंज निश्चित समाज में आता है जब लोग ईमानदार होंगे, निस्वार्थ होंगे, एंड देयर विल लीडिंग सोसाइटी इन दैट वे। लेकिन बिहार को जब देखता हूँ तो जस्ट दैट डज नॉट सीम सफिशिएंट। एक मेजर सोशल चेंज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सोच हमारी बदल सी गई है। जो पहले की सोच थी, सोचिए आप कैसे हम जातियों से परे सोचने लगे थे उस काल में, जब जातियाँ वैसी ही थी जैसी आज हैं। आज कैसे सोचते हैं? 10 लोगों को आप बिठा दीजिए तो पाते हैं लोग जाति के नाम पर संघर्ष इस रूप में करते हैं कि जानना चाहते हैं कि जाति क्या है, उसके अनुसार तय करते हैं कि हमारा आचरण क्या होगा, व्यवहार क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो पॉलिटिक्स भी काफ़ी ना काफ़ी अब देखेंगे उस रूप में वहीं पर वो भी उलझ के रह जाती है। तो अगर बिहार में बड़ा बदलाव चाहिए तो एक सामाजिक बदलाव चाहिए, और ये केवल पॉलिटिक्स से नहीं होगा। पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं तो बहुत चीज़ें बच के बोलते हैं, है ना, उनको अपने इंटरेस्ट ग्रुप्स को देखना है, बट एक सोशल चेंज जिसमें ऐसे लोग नेतृत्व करें जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं हो, एक ईमानदार प्रयास हो, इसमें सभी को जुड़ना होगा, समाज के हर वर्ग को। तो लेट्स इंस्पायर बिहार यही प्रयास है, समाज के वैसे लोगों को जोड़ने का, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता। तो कनेक्टिंग गुड पीपल, गुड समैरिटन्स टू मेक अ मेजर चेंज इन सोसाइटी बाय राइजिंग अबव कास्ट, अबव रिलीजन एंड फॉर बिहार। तो यही है लेट्स इंस्पायर बिहार। और पॉलिटिक्स की बात मैंने स्पष्ट की, अच्छे लोगों को आना चाहिए, दे शुड आल्सो मेक एन अटेम्प्ट टू एंटर पॉलिटिक्स। अचानक से बहुत ही एडवेंचर हो रहा है पॉलिटिक्स में, ठीक है। इन केस मतलब दिस इज अ वाइल्ड थिंग अगेन, इन केस अगर आपको CM पद के लिए अगर आपको चुना जाए, लेट्स थिंक व्हाई नॉट थिंक लाइक दैट, तो क्या आप उस पद को एक्सेप्ट करेंगे और वो पद आने के बाद आप क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, मैं बिहार को बदलते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बिहार, और मैंने स्पष्ट किया 2047 तक
बिहार विकसित हो, किसी को बाहर नहीं जाना हो, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और ऐसे पद और ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, मैं देखता हूँ प्रोसेस क्या होना चाहिए। प्रोसेस में स्पष्ट दिखता है कि जब तक लोग जगेंगे नहीं, ये प्रोसेस होगा नहीं, तो किसी व्यक्ति के किसी पद को धारण करने से बहुत बड़ा परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता। इसलिए इस बड़े प्रोसेस में अपनी स्पीड में लगा हूँ, चलता रहूँगा। आगे जो भी आएगा, लक्ष्य वही है 2047 विकसित बिहार, विकसित भारत में एक विकसित बिहार। विकास जी, ये पूरा सेशन जो है ना, वो सच में बहुत ही एडवेंचरस के साथ साथ काफ़ी इंस्पायरिंग रहा। आप सब लोग भी उसे एग्री करेंगे। और आई एम सो थैंकफुल कि हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए और हमें इतना मतलब इंस्पायर किया। आई होप द लेट्स इंस्पायर बिहार will go in a big success और हम कभी आपको उस पद पर देखें जो शायद बिहार चाहता है। With this I conclude here. Okay guys, तो इसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे, फिर लाएंगे एक ऐसे आइकन को जिसे आप देखकर सुनकर आप एक्साइटेड हो जाएं। तो इसी के साथ ही GTRI टॉक शो का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दिस वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड ऑलवेज come on my podcast show.